हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए 2011 से लेकर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे प्रीलिम्स का। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूपीएससी का प्रीलिम्स का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2011 से 23 तक आप कर लेते हैं तो आप आसानी से अपना मार्क्स को 25 से 30 नंबर तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, बल्कि ये भी सीख रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है और बाकी ऑप्शंस किस चीज़ के बारे में है। एक एक ऑप्शन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने शुरू किया था 2013 के क्वेश्चन से। ठीक है, उसमें हम लोग उसके बाद हम लोग 2014 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम लोग 2015 का क्वेश्चन 75 तक कर चुके थे, 75 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आई इसका चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनने वाला है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीएससी का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बाइलिंगुअल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, मैंने बोला था कि आप लोग के लिए पूरा प्रीलिम्स का कोर्स लेके आएंगे 299 रुपये में, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और किस तरह से आप लोग की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि किसी भी कारण से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 नहीं चूके, आप आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को निकाल लें। इसके लिए सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन मुझे करवाना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है क्वेश्चंस है 2015 का। एक तरफ इंग्लिश में पेपर है, दूसरी तरफ हिंदी में पेपर है। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश वाला पीडीएफ हो गया और ये हमारा हिंदी वाला पीडीएफ हो गया। तो क्वेश्चन पढ़िए। इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे इधर से पढ़ेंगे, हिंदी वाले इधर पढ़िए। बोला, विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोल रहा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। देखिए, नाम में क्या है, इंटरनेशनल, तो विश्वव्यापी होगा तभी तो इंटरनेशनल नाम रखे होंगे, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और बर्ड लिखा हुआ है, बर्ड बर्ड मतलब पक्षी, तो पक्षी को हो सकता है जीवन, पक्षी के जीवन को बचाने से संबंधित हो सकता है, तो वही लिखा है कंजर्वेशन करना। तो सही बात है, लॉजिक भी बोल रहा है ठीक है और स्टेटमेंट भी ठीक है। चलिए आगे देखिए। बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। बोला जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तो क्या वाकई में सही में इसमें शुरू हुई है, हम लोग देखेंगे आगे। फिर बोल रहा है इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नॉन या रिफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। बोल रहा है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। क्या ये सही है या नहीं है, हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है दोस्तों, मैंने बताया था कि कोई भी संस्था जिसके अंत में इंटरनेशनल शब्द जुड़ा रहता है वो एक एनजीओ होता है। क्या होता है वो, एनजीओ। चाहे वो वेटलैंड इंटरनेशनल हो, वेटलैंड इंटरनेशनल हो जो वेटलैंड को संरक्षण देता है, या फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो, आर्द्रभूमि इंटरनेशनल हो, या फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। नाम में इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक एनजीओ होगा। ठीक है, ये सरकारी संस्था नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, एनजीओ है। ठीक है, इंटरनेशनल एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ। इसका स्थापना किया गया था 1922 में। सोचिए कितना पुराना संस्था है। कब किया गया था, 1922 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ होगा, लंदन में। ठीक है, लंदन में। लंदन में मतलब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो कैम्ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पे है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जो कैम्ब्रिज है वहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, पहले इसका जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल था, पहले उसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। पहले इसका पुराना नाम ये था। ठीक है, ये बचाती है किसको, चिड़िया को। ठीक है, मतलब बर्ड को, पक्षी को। आपने सुना हो आईयूसीएन के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी एक एनजीओ। इसका भी स्थापना जो है 1946 से 48 के आसपास किया गया था, मैंने बताया था इसके बारे में। तो उसको मदद करती है आईयूसीएन को, तो सबको प्रोटेक्ट करता है, जीव को, जंतु को, पक्षी को, पशु को, सबको। तो आईयूसीएन को ये मदद करती है। तो आईयूसीएन का हम बोल सकते हैं कि बर्ड के लिए पार्टनर है ये। कौन, आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है वो बहुत सारा काम करता है। जो विश्व में जो मेन एरिया होता है जहाँ पे पक्षी और जैव विविधता पाया जाता है, उसको ये पहचान करता है। ठीक है,
कौन पहचान करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्षी मिलता है उसका पहचान करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो एकदम ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो संकल्पना है इसी संगठन से शुरुआत हुआ। मैंने दोस्तों आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाया था, ठीक है, और हम लोग जो कोर्स लेके आ रहे हैं उसमें भी हम लोग फरवरी के महीने में पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग जो जनवरी में कर रहे हैं वो साइंस टेक कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग साथ साथ करंट अफेयर भी कर रहे हैं और मैप का डेली सेक्शन कर रहे हैं। पॉलिटी का मैं थोड़ा होमवर्क आपको दे रहा हूँ और हिस्ट्री का कर रहा हूँ। अभी हम लोग 4 दिन क्लास ले चुके हैं, आज हमारा 5वां दिन है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा वीडियो के अंत में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो देखिए तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट्स है मैंने पढ़ाया था आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, जब मैं क्लास लिया था उसका, तो और वैसे मैं कोर्स में भी पढ़ाऊँगा फिर से। तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है दोस्तों, इसका जो संकल्पना किया था वो किए थे एक व्यक्ति, ठीक है, जिसका नाम था नॉर्मन मेयर्स। क्या नाम था? मैंने बताया था आपको इनका नाम, नॉर्मन मेयर्स, MEYERS या MYERS बोलते हैं। तो इन्होंने इनका परिकल्पना किया था कि यार कुछ एरिया को हम लोग को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में घोषित कर देना चाहिए। वैसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ पौधा जीव जंतु मिलता है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में ठीक है घोषित कर देना चाहिए। तो ये संकल्पना जो दिए थे वो नॉर्मन मेयर्स दिए थे, ठीक है। बाद में क्या किया, ये जो बाद में दोस्तों क्या किया, बाद में एक संस्था थी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये भी एक क्या है, NGO है। बाद में एक संस्था थी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय इसका बोलते हैं, या इंग्लिश में ही समझिए, कंजर्वेशन इंटरनेशनल करके एक संस्था थी। बाद में नॉर्मन मेयर्स के कॉन्सेप्ट को एक एक डाटा के रूप में बोल दिया कि हम लोग उस एरिया को हॉट स्पॉट्स बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, जहाँ पे कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट मिलेगा। कम से कम जिस एरिया में भी कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट्स मिलेगा, या जो आधा % होगा विश्व का, वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का अगर आधे से अधिक वैस्कुलर प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें वैसा वैस्कुलर होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम होता है, तो वैसे प्लांट को वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। तो इसने ये बोला कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने कि उस एरिया को हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करना चाहिए जिस एरिया में कम से कम 1500 ऐसे वैस्कुलर प्लांट मिलेंगे जो इंडेमिक होंगे। इंडेमिक मतलब जो वहीं पे पाए जाएंगे, स्थानीय हो, घरेलू होंगे, जो उसी एरिया में मिलेंगे। तो कम से कम जिस एरिया में कम से कम 1500 वैस्कुलर प्लांट मिलेंगे जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, उसको वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं, वो इंडेमिक होंगे। तो वैसे एरिया को ही हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन ये दिया कि कम से कम इतना प्लांट वैस्कुलर प्लांट वहाँ होना चाहिए, जो पूरे पृथ्वी का जितने भी प्लांट है वैस्कुलर उसका आधे % से अधिक होना चाहिए उसी एरिया में। दूसरा इन्होंने ये बोला सॉरी, वो जो एरिया होगा उसमें जो भी आपका रहना चाहिए, ठीक है, हैबिटेट जो भी उसका रहना चाहिए, वहाँ पे जो भी जीव जंतु, उसका 70% जीव जंतु खतरे में होना चाहिए, ठीक है, मात्र बचना चाहिए 30% ही। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मन मेयर्स ने खाली बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम के बारे में, लेकिन इसका जो डाटा दिया कि यार ऐसे किसी एरिया को, सब एरिया को तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित नहीं कर सकते ना, कुछ ही एरिया को कर सकते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट दिया बाद में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने दिया, ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने बताया कि उस एरिया को हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करना चाहिए जहाँ पे 1500 या उससे अधिक वैस्कुलर प्लांट इंडेमिक होंगे जो वहीं पे पाए जाएंगे, जो पूरे पृथ्वी का आधा % से अधिक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये दिया कि वो जो एरिया है वहाँ पे 70% उनका लॉस हो जाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, तभी उसको बचाने के लिए हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर्स ने, लेकिन ये जो डाटा के रूप में बताया कि ऐसा करेंगे तब हम किसी एरिया को घोषित कर सकते हैं, वो दिया एक संस्था जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों, क्या पता इससे भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये भी ऑप्शन में यूपीएससी ने आपको हिंट कर दिया कि यार आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप बारे में भी जानो, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दिया, थोड़ा सा और बताऊंगा। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये संस्था जो है 1987 में बना था, इसका जो हेड क्वार्टर है वो USA में है, ठीक है। और ये भी एक क्या है, चूँकि वो शब्द में इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है,
इसलिए ये भी एक क्या है, एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था है। बात समझ में आया? 1987 में बना, मतलब थोड़ा नया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तो बहुत पुराना बना, 1922 के आसपास। ठीक है। अब देखिए, जब हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जान लिया, तो इसका पहचान कौन करता है? इसका पहचान कौन करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है, समझ में आया? और किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में कैसे डिसाइड करते हैं? तो दो क्राइटेरिया होना चाहिए कि 1500 वैस्कुलर प्लांट इंडेमिक होना चाहिए, वहीं पे मिलना चाहिए, और 70% उस एरिया में लॉस हो जाना चाहिए, तभी उस एरिया को बचाने के लिए हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। 70% लॉस हो जाना चाहिए, मतलब बचना कितना चाहिए? 30%। 30% ही एरिया में बायोडाइवर्सिटी बचना चाहिए, तभी उसको बचाने के लिए हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में घोषित कर देते हैं। अगर हम बोलें कि अभी भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिसाइड किया है। 2016 का डाटा है ये। ठीक है, बाद में हुआ होगा तो हम उसको करंट अफेयर में अपडेट कर देंगे। 2016 तक पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। और ठीक है, और 36वां जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था, वो था हमारा नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल प्लेन। तो नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल प्लेन था, तटीय भूमि था। ठीक है, कोस्टल प्लेन जो था, तटीय प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन, वो था 36वां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर बोले कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो भारत का अगर हम मैप बनाएं, ठीक है, ये भारत का मैप बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है, मोटा मोटी, है ना। पाकिस्तान भी लेके जाएंगे ना, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूरा पाकिस्तान को भी अपना में शामिल कर लिए। ठीक है, अच्छा से बना देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपको मैप भी बनाने नहीं आता है। बनाने आता है, लेकिन थोड़ा जल्दी में। ठीक है दोस्तों, अब मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो अगर इंडिया में जो है बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट है वो है 4। एक तो समझ लीजिए हिमालय, ये हिमालय। पूरे विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं? 36, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हिमालय में है। ठीक है, मतलब 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में है। एक तो हिमालय हो गया, उसके बाद एक हो गया वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये हमारा वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और ये श्रीलंका। तो ये हो गया दूसरा। तो पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया ये। ठीक है, और हिमालय में देखिए ये भी आएगा, आपका पता है, सिक्किम का एरिया। उसके बाद इंडो बर्मा। इंडो बर्मा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है वो, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स। ठीक है, और बर्मा वो भी आता है। तो तीसरा ये हो गया नॉर्थ ईस्ट एंड बर्मा, जिसको इंडो बर्मा बोलते हैं। ठीक है, इसी में आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ चाइना, ये सब आता है। ठीक है, चौथा जो है वो है हमारा सुंडालैंड, जिसमें निकोबार आइलैंड होता है, सुंडालैंड। ठीक है, सुंडा लैंड, जिसमें आपका निकोबार, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया होता है। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये है। तो आप देख रहे हो कि अंडमान निकोबार, हिमालय, है ना, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये सारा चीज़ जो है हमारा आता है किसमें? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में। ठीक है, समझ गए? हम लोग ने सब चीज़ पढ़ लिया, इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि कहीं ये नहीं जानना है कि यार कि इस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जो दायां बायां सब है, देखिए हम लोग सब पढ़ लिए इसमें। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, कौन घोषित करता है, उससे संबंधित वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पढ़ लिया, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में पढ़ लिया, सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ लिए। साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, एक तो उसका एक इनिशिएटिव ये है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया को वो पहचान करता है। ठीक है, इसके अलावा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और भी बहुत सारा काम करता है। तो क्या पता यूपीएससी आपसे पूछ ले, है ना, क्योंकि आपको पहले ही हिंट कर दिया कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम चलाता है, मेरीन प्रोग्राम। तो याद रखिएगा, मेरीन कार्यक्रम कौन चलाता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एक और ये कार्यक्रम चलाता है जिसका नाम है फ्लाई वेज प्रोग्राम। फ्लाई वे मतलब जो प्रवासी पक्षी है, ठीक है, वो उड़ के एक देश से दूसरे देश में आते हैं, तो उनका जो रास्ता होना चाहिए उसमें उनका शिकार विकार नहीं होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। उसको फ्लाई वे प्रोग्राम बोलते हैं। मेरीन में क्या करेगा? जो मेरीन पक्षी है जो समुद्र में आपका डिपेंड रहता है, वहाँ पे खाता है मछली वछली पकड़ के, ठीक है, ऊपर से पानी में उड़ता है, तो उसको बोलते हैं मेरीन प्रोग्राम में। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम ये चलाता है जिसका नाम है प्रिवेंटिव
प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन प्रोग्राम। एक्सटिंक्शन प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम चलाता है ताकि हम लोग लुप्त होने को उसको रोक पाएँ। किसी भी एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना, प्रिवेंट मतलब रोकना। तो कोई जीव जंतु खासकर पक्षी लुप्त ना हो, उसको रोकने के लिए चलाता है प्रोग्राम प्रिवेंटिव एक्सटिंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम ये चलाता है ये। तो ये जो आपका 4 प्रोग्राम है ये कौन चलाता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगर एग्ज़ाम में आ जाए प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन प्रोग्राम तो 90% चांस है या 99% चांस है कि उसका आंसर अगर ऑप्शन में अगर यूपीएससी IUCN ज़रूर देगा। ठीक है, और 99% बच्चे उसको मारेंगे IUCN, ये सोच के कि यार IUCN बचाता है जीव जंतु को एक्सटिंक्शन होने से, लेकिन आंसर निकलेगा आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और इसमें आपका गलती यूपीएससी का गलती नहीं है कि यूपीएससी ने ये क्या पूछ दिया आपको। यूपीएससी ने वही पूछा जो वो पहले आपको हिंट दे दिया, यार बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में डिटेल में आप पढ़ो। आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, खाली आप ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हो कि 76 का आंसर है कि ये संस्था है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कोई और करता है ये, और आंसर हो जाएगा इससे 1 और 3। तो ऐसे काम नहीं निकलेगा दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपका मदद करेगा, अगर क्या करेगा, एकदम डेफिनेटली करेगा आपका नंबर 25 से 30 नंबर बढ़ाने में। तो ऐसे नहीं करेगा, जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ हम आपको धीरे धीरे करके बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी डिटेल में मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया। आप थोड़ा थोड़ा नोट्स भी बनाते रहिए, बाकी हम डिटेल में नोट्स जो है आपको दे देंगे। ठीक है, एक बार हमारा ये कंप्लीट हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, तो एक ही साथ पूरा हम दे देंगे आपको 2011 से 23 तक का नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। ये दोस्तों मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक, और यूपीएससी के लिए हमेशा से भूमध्य सागर और जो वेस्ट एशिया है, जिसको भारत मिडिल ईस्ट कहता है। ठीक है, और इंडिया का भारत उसको वेस्ट एशिया कहता है और बाकी देश उसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा देश जो है मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को टच नहीं करता, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आप भूमध्य सागर को अच्छे से मैप से देखेंगे दोस्तों, तो ये अगर मेरा भूमध्य सागर है, ठीक है, इसी तरह से है लगभग, तो इसको बहुत सारे देश जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करें कि अफ्रीका का कौन सा देश इससे बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है, ठीक, और इधर यूरोप है, ऐसे है जो मेडिटेरेनियन सी को कवर किया है। तो अगर हम बात करें कि अफ्रीका का कौन सा देश अगर इसको बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो आएगा मोरक्को। ठीक है, मोरक्को इधर है, फिर अल्जीरिया, ठीक है, फिर लीबिया इधर है, टूनिसिया यहाँ है, और इजिप्ट। ये 5 जो देश है वो बाउंड्री शेयर करता है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टूनिसिया, इजिप्ट, जो अफ्रीका का है। तो 5 देश तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप का कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, तो स्पेन आएगा। ठीक है, आप लिख लो स्पेन। ठीक है, स्लोवेनिया, ठीक है, टर्की, टर्की यूरोप में भी और एशिया में भी है, वो लिख लीजिए टर्की। ठीक है, मॉन्टीनेग्रो, मॉन्टेनिग्रो, फिर ठीक है, फिर ग्रीस जो देश है, ग्रीस देश। ठीक है, और उसके बाद माल्टा, ये भी यूरोप में है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, ये भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, साइप्रस भी करता है। ठीक है, क्रोएशिया भी करता है। ठीक है, फिर बॉस्निया भी करता है। ठीक है, फिर अल्बेनिया भी करता है, फिर हर्जे गोविना भी करता है, GOVINA, हर्जे गोविना। ठीक है, ये देश करते हैं। कहाँ से? यूरोप से। और अगर हम बात करें एशिया से कौन सा देश शेयर करता है, तो एशिया से करता है आपका सीरिया, लेबनन, ठीक है, इजराइल। सीरिया, लेबनन, इजराइल और टर्की दोनों में आता है। यूरोप में भी आता है, मैक्सिमम यूरोप में आता है, थोड़ा सा जो इस्तांबुल का एरिया है वो आता है किसमें? एशिया में। तो ये सारा देश है। तो जो जॉर्डन है वो जो है बाउंड्री शेयर नहीं करता है हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 77 का होगा बी। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और
ठीक है। और कौन कौन सा देश बाउंड्री शेयर करता है वो भी बता दिया। ठीक है, तो आपका इससे होमवर्क ये है, ठीक है, कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उसके चारों तरफ कौन सा देश है ये आपको देखना चाहिए। लेकिन ये छोड़िए, आप इतना आपके पास समय नहीं होता है कि आप ये सब करेंगे, वो आप मेरे पे छोड़िए। और जो मैप का सेक्शन हम आपको लिए लेके आएंगे अपने चैनल पे, जीरो आई चैनल पे, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना, कि नहीं सर हमें डेली मेहनत करना है, हम मेरे पास अभी समय नहीं है, 5 महीना हमको रगड़ के अच्छे से पढ़ना है, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ी है मात्र 299 रुपीज़। सारा चीज़ इसमें कवर होगा, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एनालिसिस, पूरा हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग इकोनॉमी और साइंस टेक कर रहे हैं, करंट अफेयर पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, सी सेट सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और सबका नोट्स भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का तो आंसर हो गया, क्या हो गया, जॉर्डन। कि जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी को टच नहीं करता है, भूमध्य सागर को टच नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, वो बोल रहा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री ऑफ स्पीसीज इज ऑफ फॉरेस्ट इज टी के डोमिनेंट स्पीसीज। बोल रहा है भारत में जो निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन, जिसको टिक बोलते हैं इंग्लिश में, एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। आपको पता है कि जो सागौन है उसका लकड़ी जो है बहुत फेमस है, और सागौन का लकड़ी फेमस है, और मेनली हम लोग बात करते हैं सागौन का, शीशम का, कहाँ बात करते हैं, भारत में बात करते हैं। ठीक है, क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये भारत में ही पाया जाएगा। भारत में पाया जाएगा अगर कोई भी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पर्णपाती, क्योंकि भारत में वर्षावन बहुत कम मिलता है। जनरली शीशम का लकड़ी ये सब हम बात करते हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पे बात करते हैं, तो वहीं पे मिलता होगा। और इस एरिया में क्या है, बारिश उतना तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधा मिलेगा वो कैसा होगा, जो अपना पत्ता गिराएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सागौन है, जो टिक है, वो क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बात समझे। अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो वर्षा वन में कौन कौन सा फॉरेस्ट आता है, मैंने पहले बताया था, रबड़ आता है, महोगनी आता है, महोगनी, इबोनी, ठीक है, इबोनी, ठीक है, रोजवुड, ठीक है, ये सब आता है। अगर हम बात करें थॉर्न फॉरेस्ट में, तो इसमें आएगा आपका कैक्टस वैक्टस, कैक्टस ये सब। और अगर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड, तो ये तो ग्रासलैंड का पार्ट है, तो ग्रासलैंड में तो, टेम्परेट फॉरेस्ट में तो वो सब आता है जिसका पत्ता जो है चौड़ा चौड़ा होता है ना। बात समझ में आया। तो अगर हम बात करें कि टिक कौन सा है, तो पर्णपाती है। और पर्णपाती में अगर और हम एग्जांपल दे, तो साल का पेड़, शीशम का पेड़, साल, शीशम, ठीक है, जो बैम्बू होता है, बैम्बू, बांस, ये भी आपका क्या है, पर्णपाती में भी उसको हम लोग रखते हैं। अगर महुआ बात करें, महुआ का पेड़, ठीक है, आपने सुना भी होगा, अर्जुन का पेड़, ठीक है, कुसुम का पेड़, चंदन का पेड़, सैंडलवुड, ये सब क्या है, ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, सैंडलवुड पर्णपाती पेड़ है। मलबेरी अगर बात करें, मलबेरी, तूत का पेड़, मलबेरी जानते हैं, तूत हम लोग खाते थे बचपन में, तूत, तो वो सब क्या है, वो सब आपका क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट का हमने एग्जांपल दे दिया। थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जांपल हमने बताया था, जो कांटा कांटा होता है उसको हम लोग उष्णकटिबंध कटेली झाड़ी वन के बारे में कहते हैं। अगर हम एग्जांपल दें आपको टेम्परेट फॉरेस्ट का, कि कौन कौन सा पेड़ है जो घास युक्त शीतोष्ण वन में मिलता है। शीतोष्ण वन मतलब जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा रहेगा ना तो गर्म। शीतोष्ण मतलब क्या है, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, तो संधि हुआ, हम लोग संधि पढ़े हैं बचपन में ना, संधि, तो शीत प्लस उष्ण बराबर हो जाता है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो जहाँ पे ठंडा, शीत मतलब ठंडा, और जहाँ पे गर्मी, ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्मी हो, मिक्स टेम्परेचर हो, ठीक है, उसको शीतोष्ण बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। ठीक है, जनरली ब्रिटेन ब्रिटेन का जो एरिया होता है, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, बस थोड़ा सा पतला सा स्वेटर पहन के हमेशा चलिए सालों भर, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, उसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उसका एग्जांपल है, उसका जो एग्जांपल है दोस्तों आप लिख लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, मैपल, ओक, बर्च, ठीक है, मैपल, ओक, बर्च, बीच, पोपलर, इल्म, पाइन, एस।
क्या पता यूपीएससी पूछ दे यार कि इनमें से दे दे 3-4 पेड़ और बोले कि इनमें से कौन सा जो है आपका टेम्परेट है। तो याद रखिएगा, मैपल, ओक, बर्च, बीच, पॉपुलर, इल्म, पाइन, एस। ठीक है। आपने देवदार का पेड़ सुना होगा, तो वो भी क्या है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा और भी पौधा है जो टेम्परेट में पाया जाता है। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ठीक है, रोडेंड्रॉन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। रोडेंड्रॉन, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। रोडेंड्रॉन, मैग्नोलिया, होली, HOLLY, और एक और ट्री है प्रूनस, PRUNUS। ऐसे पेड़ हैं जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है ना। तो इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको अपने ऑटोमेटिक यूपीएससी में क्वेश्चन सही हो जाएगा। टेम्परेट फॉरेस्ट अगर पूछे यूपीएससी तो ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, मैपल, ओक, बर्च, बीच, पॉपुलर, इल्म, पाइन, एस, रोडेंड्रॉन, मैग्नोलिया, होली एंड प्रूनस। ऐसे करके 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। मतलब याद नहीं भी होगा तो यूपीएससी में ऑप्शन आएगा, आप एलिमिनेट कर देंगे। 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी मैंने सब पेड़ के बारे में आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सीन इन द न्यूज इज। पराया समाचार में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि स्ट्रैटेजी टू टैकल द रीजनल टेररिज्म एन आउटकम ऑफ ए मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहे क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए कार्यनीति स्ट्रैटेजी है जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परिणाम था। ठीक है, मतलब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सिर्फ बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में मत जानिए, आप संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानिए, क्योंकि अगले बार हम क्वेश्चन इसी से पूछेंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है ए प्लेस ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक रीजन एन आउटकम ऑफ द डिलीब्रेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। बोल रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक समृद्धि की एक कार्य योजना, एशिया प्रशांत आर्थिक मंच, जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के विचार विमर्श का प्रोग्राम है। मतलब आपको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम अगर कोई संस्था मान लो है तो इसके बारे में डिटेल में आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है एन एजेंडा फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट एन आउटकम ऑफ ए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने एक समझौता किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसका में महिला सशक्तिकरण के लिए एक स्टेप उठाया गया था, उसका एक परिणाम बोल रहा है कि बीजिंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग ए डिक्लेरेशन ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। बोल रहा है वन्य जीवों के दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यनीति पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की एक उद्घोषणा है। तो इसमें आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। तो यूपीएससी एक ऑप्शन में आपको बता दिया कि भैया हमको जो है, तुम सिर्फ ये मत जानो कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, तुम भी ये भी जानो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका टेररिज्म को लेके क्या स्ट्रक्चर है। फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानो, यूनाइटेड नेशन का जो ये डिक्लेरेशन है बीजिंग तो जानो ही जानो, साथ ही ईस्ट एशिया समिट के बारे में जानो। तो देखिए जो बीजिंग डिक्लेरेशन था दोस्तों वो 1995 में लाया गया था यूनाइटेड नेशन में। हम लोग महिलाओं को बचाने के लिए बात किए थे। तो इसका आंसर ये तो हो गया कि चलो 79 का आंसर हो गया सही। लेकिन आप ये भी तो समझ लो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है ये आपको मैं पता होना चाहिए। कैसे संघाई काम करता है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो पता होना चाहिए, कब बना था, कितने मेंबर है वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो ईस्ट एशिया समिट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कुछ नहीं होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक हमारे पास काउंसिल जरूर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, सॉरी एपेक जरूर है, एपेक नाम की एक संस्था जरूर है। तो एपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एपेक से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है 2015 में, मैंने आपको पहले दिखाया भी था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन है दोस्तों 1995 में लाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, ताकि महिलाओं के अधिकार को हम लोग बचाएं। ठीक, और महिला पुरुष को इक्वल मतलब समानता लाने में मदद करें। ठीक है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग संघाई सहयोग संगठन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो जो SCO है, संघाई सहयोग
संगठन, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। ये बना था दोस्तों 2001 में। ठीक है, इसमें जो मेंबर हैं टोटल हैं 9 देश। पहले इसमें 5-6 देश थे, बाद में पाकिस्तान और चाइना ज्वाइन किया तो 8 हो गया, और हाल ही में ईरान ने ज्वाइन किया है। तो टोटल जो देश हैं इसके हैं 9। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लो, KKC पुतीर, PUTIR पुतीरी, KKC पुतीरी। तो के से मतलब कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान जो है इसका मेंबर है। ठीक है, फिर दूसरा के से किर्गिजिस्तान, तो किर्गिजिस्तान भी इसका मेंबर है। C से चीन, चीन भी इसका मेंबर है। चाइना। P से पाकिस्तान, भारत का सबसे बदमाश दोस्त, दुश्मन। U से उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी इसका मेंबर है। T से ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान भी इसका मेंबर है। I से हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया भी इसका मेंबर है। R से हमारा प्यारा भारत का सबसे अच्छा दोस्त, रूस भी हमारा मेंबर है। I से ईरान, ईरान भी हमारा मेंबर है। मतलब किसका मेंबर? SCO का मेंबर है। ठीक है, ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है, हाल ही में ज्वाइन किया है। ठीक है, उसको SCO बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? 9 देश हैं। SCO अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, किस दृष्टि से? पॉपुलेशन की दृष्टि से और ज्योग्राफी की दृष्टि से, क्योंकि पूरे विश्व का 40% से ऊपर जनसंख्या SCO में है। ठीक है, और 80% से अधिक एरिया, ठीक है, यूरेशिया का, यूरोप और एशिया का 80% एरिया जो है SCO में है। ठीक है, और 40% से ऊपर पॉपुलेशन है। तो विश्व का सबसे बड़ा बोल दिया जाता है कि क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में और जनसंख्या के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है शंघाई कॉरपोरेशन का, वो शंघाई में नहीं है, वो कहाँ है दोस्तों? बीजिंग में। बीजिंग में, बीजिंग कहाँ है? चीन में। ठीक ठीक है, समझ गए? तो बीजिंग में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, सचिवालय है। ठीक है, एससीओ ने टेररिज्म को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर बनाया है। RATS बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाया है। इसका जो हेड क्वार्टर है रैट्स का, वो है उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, उसमें SCO ने एक टेररिज्म को रोकने के लिए एक संस्था बनाया है, RATS, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में, की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, आप समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि इंडिया ने SCO को ज्वाइन जो किया है वो किया है 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में किया था, 2017 में किया है। ठीक है, मेंबर 2017 से ये मेंबर है। ठीक है, और जो ईरान है वो 2023 में किया है, ईरान मतलब हाल ही में किया है। ठीक है, तो टोटल 9 देश इसमें हैं। SCO ने 2007 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। इंडिया मेंबर कब बना? 2017 में बना फाइनली। उससे पहले SCO ने एक कन्वेंशन साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका नाम था CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नाम पूरा? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2007 में साइन किया था। ये भी UPSC आपसे पूछ सकता है कि किसका है, तो सब मार देगा नाटो का। तो नाटो का नहीं है भैया, ये किसका है? SCO का है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब मिल के सब सिक्योरिटी करेंगे आपस में, SCO का बचाव करेंगे। कोई भी अटैक वटैक होता है तो उससे हम लोग लड़ेंगे, इस तरह का CSTO बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसका जो पहला मीटिंग हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2001 में। SCO का पहला मीटिंग हुआ था शंघाई में, इसलिए इसका नाम है शंघाई। लेकिन हेड क्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। तो हर एक में पहला मीटिंग हुआ था शंघाई में, चाइना में, इसलिए इसका नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई ऐसे होता है, शायद तालब वैसा होता है, जो भी। इंडिया में इसका मीटिंग 2023 में हुआ, वर्चुअल मोड में। ठीक है, 2023 में 23वां मीटिंग हुआ इंडिया में। ठीक है, वो कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ, और वर्चुअल में हुआ, डिजिटल मोड में। और 2024 में जो मीटिंग हुआ है, ठीक है, तो 2024 में जो मीटिंग हुआ है वो हुआ है कजाकिस्तान में। ये पूरा SCO के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका था।
ठीक है, समझ में आ गया। तो एसीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जो है ऑप्शन बी, उसमें बोल रहा है कि ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, एन आउटकम ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो होता है दोस्तों, वो कुछ नहीं होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग संगठन जरूर होता है, ठीक है, कॉरपोरेशन संगठन, लेकिन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम नहीं होता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, एपेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एपेक के बारे में भी जानना चाहिए, और एपेक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर एपेक को हम लोग देखें तो इस तरह से हमें पढ़ना है, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे ना तो फिर यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, डिटेल में पढ़िए। और वही चीज़ मैं आपको कोर्स में भी समझा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो था वो 1989 में बना था, ठीक है, मतलब आज से 35 साल पहले के आसपास, ठीक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका सिंगापुर। कहाँ है? सिंगापुर, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 21 देश हैं। तो जो देश का बाउंड्री प्रशांत महासागर के साथ घिरा हुआ है, वैसे देश को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में रखते हैं। चूँकि इंडिया जो है प्रशांत महासागर के साथ उसका सीमा नहीं साझा करता है, इसलिए इसका इंडिया मेंबर नहीं है। तो जो भी देश, याद रखिए, मोटा मोटी प्रशांत महासागर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रुनेई हो, कनाडा हो, चिली हो, चाइना है, हांगकांग है, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया हो, मलेशिया हो, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, यूएसए और वियतनाम। ये टोटल 21 देश हैं, 21 अर्थव्यवस्था है जो बाउंड्री शेयर करता है प्रशांत महासागर के साथ। तो वैसे देश जो सिर्फ प्रशांत महासागर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मतलब जिसका टच करता है, ठीक है, बाकी हिंद महासागर के साथ भी कोई देश का टच करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का दोनों के साथ करता है, लेकिन प्रशांत महासागर के साथ वो करता है। इंडिया प्रशांत महासागर के साथ सीमा नहीं साझा नहीं करता है, इसलिए इंडिया अपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अपेक के बारे में समझ गए डिटेल में। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, पहला और दूसरा हमारा गलत हो गया। ऑप्शन तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका सी है, और हमने बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। अगला जो ऑप्शन है वो है ईस्ट एशिया समिट के बारे में, ठीक है, ऑप्शन जो है। तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए कि ईस्ट एशिया समिट में कितने देश होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप डिटेल में देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट का जो पहला मीटिंग हुआ वो हुआ 2005 में मलेशिया में। मलेशिया में जो कुआलालंपुर है वहाँ पे हुआ ईस्ट एशिया समिट का पहला मीटिंग 2005 में, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट एशिया का 18वां मीटिंग 2023 में हुआ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब तो नूर सुल्तान हो गया है, लेकिन जकार्ता में हुआ 18वां मीटिंग 2023 में ईस्ट एशिया समिट का इंडोनेशिया में, ठीक है। 2024 का जो मीटिंग होने वाला है वो होने वाला है लाओस में। तो लाओस में जो शहर है वेंटियान, वेंटियान VIENTIAN, वेंटियान जो शहर है TIANE लाओस में, उसमें 2024 का ईस्ट एशिया समिट होने वाला है, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए ईस्ट एशिया समिट में शुरू में इसके जो सदस्य हैं वो थे 16, बाद में 2 देश इसमें और जुड़े, रूस और यूएसए। तो टोटल 18 देश इसके मेंबर हैं, 16 प्लस रूस और यूएसए। तो ये जो 16 देश हैं वो वही देश हैं जो एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। आपको पता है एशियान में टोटल कितने देश हैं? ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें टोटल कितने देश हैं? 10। मैंने याद करवाया था BPL TV मिमिक्स MIMCS, शॉर्ट में याद करवाया था। B से ब्रुनेई, P से फिलीपींस, L से लाओस, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, M से म्यांमार, I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, C से कंबोडिया और S से सिंगापुर। तो टोटल 10 देश जो हैं वो एशियान में मेंबर हैं। प्लस जिन देशों के साथ एशियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो है 6। कौन कौन? साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और
न्यूजीलैंड। टोटल कौन सा देश हो गया? साउथ कोरिया। मैप में आप देखिए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो टोटल 10 देश हो गया एशियान वाला और 6 देश ये हो गया। तो टोटल शुरू में 16 देश जो है ईस्ट एशिया समिट में थे। बाद में रूस और अमेरिका भी इसको ज्वाइन किया। तो टोटल जो देश हो गए 18 ईस्ट एशिया समिट में। ठीक है, समझ गए? तो हमने ईस्ट एशिया समिट के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, समझ गए? तो क्या ईस्ट एशिया समिट का ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कभी इंडिया में हुआ है? बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो ईस्ट एशिया समिट है उसका जो मीटिंग है वो कभी भी इंडिया में हुआ है। अगर हुआ है तो कब हुआ है, और नहीं हुआ है तब तो लिख दीजिए कमेंट में कि नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो मैंने आपको सब ऑप्शन के बारे में डिटेल में बता दिया, संघाई कोऑपरेशन के बारे में बता दिया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बता दिया, बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में बता दिया और ईस्ट एशिया समिट के बारे में बता दिया। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखिए इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। आपको पता है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक को रोकने के लिए हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संस्था है CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना? इसका फुल फॉर्म है पूरा साइट्स का। तो साइट्स के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए और साइट्स के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप देख रहे हो कितना डिटेल में जो है डिस्कशन करवाया जा रहा है सब सारी चीज़ को अच्छे से, ताकि कुछ भी चीज़ आपका छूटे नहीं। मैं ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर आपको बस आंसर बता दूँ और निकल जाऊँ, वो मेरा काम नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह आपको मिल जाएगा कि जो आपका बस टाइम बर्बाद करेगा कि ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, और उस डिस्कशन से एक क्वेश्चन आपका नहीं आएगा क्योंकि खाली वो आंसर बता के निकल जा रहा है। इस तरह से हमें नहीं लगता है कि कोई आपको यूट्यूब पे करवा रहा होगा। अगर कोई करवा रहा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, या फिर ये लिखिए कि सर यू आर द बेस्ट, आप ही करवा रहे हो सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है ईच डे इज, क्योंकि मेरा काम आपसे जो है, अगर आप मेरे को टाइम दे रहे हैं 1 घंटा डेली पढ़ रहे हो मेरे साथ, या फिर जो बच्चे ज्वाइन किए हैं कोर्स अगर वो मेरे से पढ़ रहे हैं डेली 4 से 5 घंटा, तो सिर्फ इसलिए अपना टाइम दे रहे हैं ये सोच के कि सर हमें आपसे उम्मीद है, तो मैं उनका उम्मीद पे कभी भी पानी नहीं फेरूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से उसको जॉब चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मैं भी इसी फेज में रहा हूँ, मैं भी कोई आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, मेरा भी जो एज है वो 30 के आसपास है। ठीक है, आप लोग भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका भी 25, 26, 27, 28 हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं उनका दर्द और उनका जो इच्छा शक्ति है, जो उनका जज्बा है, वो सब समझता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ मात्र जो है 299 रुपीज़ में, और इस तरह से आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ ए सी ब्रिज, एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई हिट माउंट्स अप एंड डार्क क्लाउड्स फॉर्म, देन रेन कम्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग बट रेन इज सून ओवर। बोल हर दिन कमोवेश एक सा ही होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं। फिर बादलों की गरज होती है, बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन शीघ्र वर्षा ही समाप्त हो जाती है। ये किसके बारे में है? क्या ये सवाना के बारे में है, क्या इक्वेटोरियल के बारे में, क्या मानसून, क्या मेडिटेरेनियन? हम ऑप्शन इसमें देखेंगे। ये बताइए सवाना, सवाना क्या है दोस्तों? घास का मैदान। अब ये बताइए घास के मैदान में हर दिन, यहाँ बोला कि प्रत्येक दिन बारिश होगा, तो बारिश प्रत्येक दिन होता है क्या घास का मैदान में? घास का मैदान में अगर बारिश होगा तो वहाँ घास क्यों होगा? वहाँ तो पेड़ उगेगा ना, घने घने पेड़ उगेंगे, कैनोपी होगा, एकदम हाइट में पेड़ जाएगा, एकदम ऊंचा ऊंचा पेड़ जाएगा, छोटा भी पेड़ होगा, एकदम पूरा कैनोपी दिखेगा आपको ऊपर से नीचे। ठीक है, तो क्या ऐसा है? नहीं है। सवाना कहाँ है? देखिए सवाना जो है ये हमारा अगर अफ्रीका है तो आपको पता है यहाँ पे वर्षा वन पाया जाता है ना, कॉन्गो ये सब के आसपास। ठीक, उसके जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको घास का मैदान दिखेगा, सवाना। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो मरुस्थल दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सवाना है वो एक तरफ मरुस्थल और दूसरी तरफ हमारा जो वर्षा वन है उसके बीच में है। मतलब जो सवाना है वो क्या है? एक तरह का इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच के एरिया को इकोटोन बोलते हैं। जैसे एक तरफ मरुस्थल है एकदम डिफरेंट, और दूसरी तरफ जंगल है, फॉरेस्ट है एकदम डिफरेंट, और बीच में क्या है? घास का मैदान, उसको इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो सवाना तो ये नहीं है कि हर दिन सवाना में तो भैया बारिश होती नहीं।
ठीक है। सवाना में तो आपको एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ वर्षावन है। सवाना का जो क्लाइमेट है आपको पता ही जाता है, आप बता सकते हैं कहाँ मिलता होगा। वेस्ट अफ्रीका में मिलता होगा, ईस्ट अफ्रीका में मिलता होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है उसके नॉर्थ में मिलता होगा। साउथ अमेरिका में भी हमें सवाना का मिलता है। सवाना घास का मैदान है ना, ट्रॉपिकल घास का मैदान। तो सवाना आपको पता है, जो लानोस है, लानोस घास का मैदान, ये कहाँ है? ऑर्निको बेसिन में। ऑर्निको बेसिन कहाँ है? वेनेजुएला में, वहाँ पे मिलता है। उसके अलावा ब्राज़ील में जो कंपोस है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो अगर हम अफ्रीका बनाए ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपोज है जो एक तरफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे को उसको टच करता है, ठीक है। तो अगर हम लानोस की बात करें तो ये तो कंपोज की बात की, लानोस जो है वो भी घास का मैदान है, ट्रॉपिकल घास का मैदान है जिसको सवाना बोलते हैं। देखिए, घास का मैदान दो होता है, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है सवाना, ठीक है। इसके अलावा कंपोज होता है जो मैंने बता दिया, और लानोस भी होता है जो ऑर्निको बेसिन में है, ऑर्निको घाटी में, ठीक है, ऑर्निको बेसिन, ORNICCO, ठीक है। तो जो ऑर्निको है दोस्तों वो वेनेजुएला में पाया जाता है, जो एक तरह का हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसको सवाना बोलते हैं, तो हम सवाना भी इसको बोल सकते हैं। वैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अगर जो अफ्रीका में, उसी को सवाना बोलते हैं। लेकिन चूंकि सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का विशेषता एक ही होता है तो हम लोग उसको सवाना भी बोल देते हैं। जैसे कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं, जो घास का मैदान वाला होता है उसको सवाना क्लाइमेट बोलते हैं, या इसको सूडान क्लाइमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडान क्लाइमेट, क्योंकि सूडान में पाया जाता है ये घास का मैदान, ठीक है। मानसून तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मानसून आपको पता है भारत में है। तो भारत में क्या डेली बारिश होती है? क्या नहीं। ठंडे के समय में ठंडा होता है, गर्मी के समय में गर्मी होता है, वर्षा के समय में वर्षा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में मानसून है, म्यांमार में है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में आपको मानसून का क्लाइमेट दिखेगा। यहाँ पे पृथ्वी और समुद्र के पानी और समुद्र, मतलब पानी और ज़मीन के गर्म होने से लैंड ब्रिज, सी ब्रिज बहता है, ठीक, जिसमें मैं हमने पढ़ा था मानसून में। तो वो तो इसका होगा नहीं। फिर मेडिटेरेनियन मतलब दोस्तों, ये जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का क्लाइमेट है, ठीक है, उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के आसपास है। जैसे मेडिटेरेनियन सी है तो अगल बगल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा, लेकिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और जगह भी होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट दिखेगा, साउथ अफ्रीका में भी दिखेगा, साउथ अमेरिका में जो चिली है वहाँ भी दिखेगा, अमेरिका का कैलिफोर्निया में दिखेगा, इजराइल में दिखेगा, ये सारा जगह भी दिखता है। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट का विशेषता ये है कि यहाँ का जो समर होता है वो सूखा होता है, ड्राई एंड हॉट, ठीक है। लेकिन जो विंटर होता है, ठंड, वो होता है कूल एंड मॉइस्ट। तो मेडिटेरेनियन में विंटर में बारिश होता है। मेडिटेरेनियन एरिया जो रहेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो रहता है, जो मैंने अभी बताया कि कहाँ कहाँ होता है, उसमें विंटर में रेनफॉल होता है। और इक्वेटोरियल में क्या होगा, ये ऑप्शन विषुवतीय एरिया के बारे में भी है कि वहाँ पे डेली बारिश होता है, धूप खूब उगता है, पृथ्वी जो सूर्य होता है वो माथे पे चमकता है, घने बादल बनते हैं, डेली बारिश होता है, फिर तुरंत बारिश खत्म हो जाता है, लंबे लंबे पेड़ उगते हैं वो। और यही ऑप्शन में यूपीएससी पूछ दे कि यार ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश होती है ठंडा में और गर्मी में सूखा पड़ता है, वो एरिया के बारे में बताओ, तो वो मेडिटेरेनियन होगा। बाकी मैंने बता दिया, ठीक है। जो ग्रासलैंड है वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ता है, पानी कम होता है। तो आंसर होगा जो दोस्तों 80 का है, बी, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक किया। धीरे धीरे हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट है कि 2011 से लेकर 2023 तक को पेपर को कंप्लीट करना। अभी तक हम लोग 2014 का पूरा कर चुके हैं कंप्लीट, 2015 का भी हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक देख लिया है, और 2013 का भी क्वेश्चन हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तकरीबन हम लोग 220 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 220 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक आप देख रहे हो कि एक एक ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे तो 220 इंटू 4 मतलब 880 चीज़ मैंने आपको बता दी है। और ये चीज़ विश्वास कीजिए बहुत फ़ायदा करेगा आपको को जो है एग्ज़ाम को निकालने में, ठीक है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम किसी भी कारण से ना रुके, इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक इनिशिएटिव लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बारे में जो मैं बताया था कि वीडियो में अनाउंसमेंट करना है मुझे। तो देखिए, आप मात्र 299 रुपीज़ में अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन को कर सकते हैं और 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, 100%,
ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी जो है शंका नहीं है, मात्र 299 रुपीज़ में। ठीक है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं इकोनॉमी एंड साइंस टेक, जिसको हम लोग जनवरी में कंप्लीट कर देंगे पूरा, और हिस्ट्री को भी हमने शुरू किया है, जिसका 50% सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे जनवरी में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का भी 50% सिलेबस हम जनवरी में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैपिंग का पोर्शन भी हमने शुरू किया है, डेली हम थोड़ा थोड़ा मैप कर रहे हैं और हम लोग आसानी से मैप भी कर लेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर हम लोग करते हैं सैटरडे एंड संडे को, और टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं सैटरडे एंड संडे को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उसका नोट्स भी हम आपको दे देंगे उसी में, प्रीवियस क्वेश्चन का। और सी सेट जो है वो हम वीक में 3 दिन करते हैं, और इसको हम लोग बढ़ा के सप्ताह में 6 दिन करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सारे सब्जेक्ट का अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी हम लोग 4 दिन क्लास ले चुके हैं, आज हमारा 5वां क्लास है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे मतलब ये कोर्स को ज्वाइन किए हैं, उनका आज 5वां क्लास है। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी आप पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते होंगे, उस पर आपको पेमेंट करना है, उससे आपको पेमेंट करना है यूपीआई आईडी पे। ठीक है, तो जो यूपीआई आईडी है दोस्तों वो है, नोट कीजिए, स्मॉल में है, लेटर में JDROKK@YBL। ये एक यूपीआई आईडी है जिस पे आपको पेमेंट करना है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। कितना करना है? मात्र 299 रुपीज़। ठीक है, JDROKK@YBL। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसका फ़ोटो लेके, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें आप भेजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे कहाँ पे भेजना है? तो टेलीग्राम पे आप टाइप कीजिएगा @ZEROKK। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें सुधार कर देता हूँ। जो यूपीआई आईडी है मैं उसको फिर से आपको बता दे रहा हूँ। यूपीआई आईडी है दोस्तों JDROIASKK@YBL। ठीक है, तो ये जो यूपीआई आईडी है क्या है? ISKK@YBL। ठीक है, पहले जो यूपीआई आईडी बताया था वो गलत हो गया था, फिर से लिखिए, ध्यान रखिए, JDROISKK@YBL। इस यूपीआई आईडी पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करना है, मात्र 299 रुपीज़। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसका फ़ोटो खींच के हमें आपको टेलीग्राम पे भेजना है। तो टेलीग्राम पे जिस भी यूज़र आईडी पे आप भेजोगे @JDROIASKK, ये टाइप करोगे टेलीग्राम पे @0ISKK, उस पर आपने जो पेमेंट किया है उसका फ़ोटो खींच ले के भेज दीजिएगा। जब फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, तो उसके 1 घंटा के बाद, 1 आवर के बाद हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जो पूरी तरह से प्रीलिम्स के बच्चे जिसमें कोर्स को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो अब उसमें सारा PDF, सारा डॉक्यूमेंट उसी में आएगा, सारा लेक्चर उसी में आएगा, पूरा कोर्स का मटेरियल सब उसी में आएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, यूपीआई आईडी क्या है? JDROISKK@YBL। इस पर आपको पेमेंट करना है। कितना करना है? 299 रुपीज़। पेमेंट करने के बाद उसका फ़ोटो आपको टेलीग्राम पे भेजना है @0ISKK, यूज़र आईडी टाइप करके टेलीग्राम में। ठीक है, और उसके जब आप भेज देंगे, मैं कंफर्म करके आपको 1 आवर के अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक ग्रुप में जहाँ पे आप सारे PDF को, वीडियोज़ को, मटेरियल को देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को सारा चीज़ सब वही मिलेगा, मात्र 299 रुपीज़ में। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं दोस्तों कल। ठीक है, जहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 से। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।